सो गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। आज हमारा 14th वीडियो है ये सीओए से रिलेटेड। और आज हम आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हमने डेटा डिपेंडेंसी देखी थी। ठीक है, तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, डेटा फॉरवर्डिंग, बाईपासिंग या शॉर्ट सर्किटिंग, ये सारे एक ही नाम है। और इसमें होता क्या है कि ऑपरेट फॉरवर्डिंग स्टेट्स दैट यूज द बफर बिटवीन द स्टेजेस। जो स्टेजेस के बीच में बफर थे ना, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें क्वेश्चन रिलेटेड भी करवाया था कि बफर का टाइम भी काउंट होता है ना, तो वो बफर जो थे उनका यूज करना टू होल्ड द इंटरमीडिएट आउटपुट। तो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको, इंटरमीडिएट वाला जो बीच में आउटपुट जनरेट हुआ उसको होल्ड करने के लिए बफर का यूज करना है। ठीक है, लेटर एसेस द इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम द बफर। और जब भी जरूरत पड़े उसको एसेस कर लेना उस आउटपुट को बिफोर अपडेटिंग द रजिस्टर फाइल। एक्चुअली में होता क्या है कि रजिस्टर फाइल पहले अपडेट होती है, फिर जाके हमें यूज करने को मिलता है वो डेटा। मगर यहाँ पे यूजिंग बफर ओनली वी आर गोइंग टू अचीव दैट डेटा। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑपरेट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो इन दिस प्रोसेस, लास्ट स्टेज ऑपरेशन दैट इज राइट बैक ऑपरेशन इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट द that perform the write and read operation in a sequence, that is updated value will be immediately available to read। तो तुम्हें बताया हुआ है कि लास्ट स्टेज में राइट बैक के बाद बफर नहीं आता है ना। तो ऐसा ऐसा कहने का मतलब है कि राइट बैक स्टेज जो होती है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन कर देगी दोनों। ठीक है, और इस फॉर्म में राइट बैक का ऑपरेशन मॉडिफाई होगा कि वो रीड एंड राइट ऑपरेशंस करेगी इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में करेगी, एंड दैट इज अपडेट वैल्यू विल बी इमीडिएटली अवेलेबल टू रीड। ठीक है, जैसे ही हमने रीड राइट कर दिया तो वो अपडेटेड वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी रीड करने के लिए। देयरफॉर बफर इज नॉट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में बफर की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा नहीं है, यानी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं प्रेजेंट है या हार्डवेयर में पॉसिबल नहीं है, तो हमें लास्ट स्टेज पे भी एक बफर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ऑपरेट फॉरवर्डिंग क्या करता है कि बफर का यूज करता है टू गेट द इंटरमीडिएट आउटपुट। क्लियर है? आगे देखना, जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेस द न्यू वैल्यू फ्रॉम द बफर बिफोर अपडेट द रजिस्टर फाइल। ठीक है, यानी अब ये एक लाइन में बताया गया है कि हम न्यू वैल्यू ले रहे हैं यूजिंग बफर जब तक रजिस्टर फाइल अपडेट होती है उससे पहले पहले। तो बफर इज मैंडेटरी फॉर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एग्जीक्यूट इन अ पाइपलाइन प्रोसीजर यूजिंग द ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक का यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम सेगमेंट को रन करा गया है। 4 इंस्ट्रक्शन, I1 I2 I3 I4, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पे R1 R2 का एडिशन आर नॉट में जा रहा है, R0 R2 R3 में सब्ट्रैक्शन है ना। तो एक चीज देखो कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इनपुट है। तो यानी डिपेंडेंसी नजर आ रही है ना। ये डिपेंडेंसी ध्यान से देखना कि R0 की वैल्यू हमें यहाँ पे इनपुट चाहिए सेकेंड इंस्ट्रक्शन में, जब वो फर्स्ट में यूज हो, फर्स्ट का आउटपुट है वो। नेक्स्ट में देखो R3 हमें थर्ड इंस्ट्रक्शन का चाहिए, वो जो सेकंड का आउटपुट है। तो इस चीज को हम कहते हैं ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। लिखा है ना, एडजेसेंट डेटा डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। यानी I2 इंस्ट्रक्शन को रन होने के लिए I1 की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि R0 जो या R0 बोल लो, ये यहीं पे अवेलेबल है, इसी को हम आगे यूज करने वाले हैं। सिमिलरली I3 के लिए I2 की जरूरत है क्योंकि R3 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट का जो इनपुट है वो अगर प्रीवियस स्टेटमेंट का आउटपुट है ना, तो ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है। समझ में आया? यहाँ I4 को भी I3 की जरूरत पड़ रही है तो R4 की वजह से। ठीक है, तो नो, अच्छा, ऐसा भी देखो, नो एडजेसेंट डेटा डिपेंडेंसी इज डेटा डिपेंडेंसी ओनली। ऐसा है कि देखो R0 जो है वो यहाँ देख रहे हो मैं पेन से कहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 पे ला रखे है, तो इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट जो है वो इंस्ट्रक्शन 4 का इनपुट है। तो ये एडजेसेंट तो नहीं है, ट्रू तो नहीं है, मगर स्टिल डेटा डिपेंडेंसी तो है ही, है ना। तो I3 और I1 की भी है, I4 और I1 की भी है, R0 R0। क्लियर होता है? अब यहाँ पे जरा इस डायग्राम को देखो, साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 ऐसे चल रहा है और इंस्ट्रक्शन 4 है हमारे पास। तो क्या हुआ? फेच हुआ, डिकोड हुआ। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड, यहाँ पे क्या लगता है? तोमोसोलो एल्गोरिथम। तो यहाँ पे तो अभी तो इंडिपेंडेंट है ना। इंस्ट्रक्शन 1 तो इंडिपेंडेंट होती है, हमने बात कर रखी है इसके बारे में। तो जैसे ही ये आईडी स्टेज पे पहुंचा, इंस्ट्रक्शन 2 आईएफ पे पहुंच गई। आईडी के बाद इंस्ट्रक्शन 1 जो है एग्जीक्यूशन स्टेट पे पहुंच जाएगी। और यहाँ से फेच के बाद डिकोड हो गया। अब डिकोड होने के लिए I1 पे डिपेंड है,
तो मोस्ट ओवरऑल लग रही है ना। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेज पे जो बफर मिलेगा वो हम I1 से ले लेंगे, यानी इंटरमीडिएट आउटपुट हम ले रहे हैं, ठीक है, बीच में से। इसके बाद क्या होगा, ये एक्सेस पे चला गया, मेमोरी एक्सेस पे, ठीक है। मगर आईडी जो है, आईडी के बाद ही एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाएगा, तो I3 के लिए बारी आ गई। मतलब अब इंस्ट्रक्शन फेच जो है I3 स्टार्ट कर देगा, सब कुछ ओवरलैप में चलता है ना। अब जैसे ही डिकोड करेगा तो यहाँ पे क्या है, I3 जो है, अगर तुम देखो, ये I3 को I2 पे डिपेंडेंसी है, और I2 की I1 पे डिपेंडेंसी है ना, R0 और R3 के लिए। तो इसका मतलब I3 जो है वो मेमोरी एक्सेस यहाँ से भी करेगा, और एग्जीक्यूशन स्टेट I2 के यहाँ से भी बफर एक्सेस करेगा, तो ये दोनों बफर एक्सेस कर रहा है। क्लियर है बात। और फिर राइट बैक हो गया यहाँ पे मेमोरी एक्सेस हो गया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेट हो गया। तो यहाँ पे जैसे आईडी आ गया था, तो इंस्ट्रक्शन I4 ने अपना फेच करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पे आईडी आया, अब इंस्ट्रक्शन 4 जो है उसको किस किस से जरूरत है, देखो, इंस्ट्रक्शन 4 की रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन 3 से तो है ही, साथ में इंस्ट्रक्शन 1 से भी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी तो इंस्ट्रक्शन 3 से ही है, अगर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना कि ये एग्जीक्यूट स्टेट है ना, इसके आगे बफर से ये आईडी स्टेज पे डेटा पहुंचेगा, और राइट बैक यानी अपडेट हो गया स्टेटस, तो यहाँ से भी पहुंचेगा। क्लियर होता है। फिर यहाँ सब सारी की सारी साइकिल इस तरह से कंप्लीट हुई, और 8 साइकिल लगी। तो नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोड यूजिंग ऑपरेट फॉरवर्डिंग टेक्निक जो है 8 है। फिर मैं 8 साइकिल्स लगी। अब तुम बोलोगे बिना ऑपरेट फॉरवर्डिंग के कितने लगती, तो उसका रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इजी टाइप है। एक चीज ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ हिडन चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे रिस्क पाइपलाइन बोल रखा है। तो हिडन क्या है कि रिस्क पाइपलाइन सुनते ही, देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि 5 स्टेज पाइपलाइन होने वाली है, K=5। कौन सा, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक, ये पांचों स्टेज, ठीक है। जहाँ पे ऑल द इंस्ट्रक्शन आर स्पेंडिंग वन साइकिल ऑन द स्टेजेस, सारी इंस्ट्रक्शन वन वन साइकिल लगा रही है हर स्टेज पे, मगर लोड इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 साइकिल लगा रही है ऑन फोर्थ स्टेज। 1 2 3 4, यानी मेमोरी एक्सेस पे फोर्थ स्टेज हमारी मेमोरी एक्सेस है। यहाँ पे कितनी साइकिल लग रही है, 3 साइकिल लग रही है, सिर्फ लोड, ठीक है। तो बताओ कि व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द कोड इन साइकिल। तो हमारे पास ये सारा कोड दे रखा है, लोड कर रहे हैं, तो देख रहे हो, लोड I1 है, और I3 लोड इंस्ट्रक्शन है, बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी नजर आ रही है, हाँ, R0 यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। फिर मेरे को R3 और R2 में कोई डिपेंडेंसी नजर नहीं आ रही, मगर R4 और R3 में आ रही है। तो एक चीज तो क्वेश्चन में क्लियर है, रिस्क पाइपलाइन। अगर रिस्क पाइपलाइन बोल देंगे ना, वो तो ये मान के चलना है कि 5 स्टेजेस हैं, और ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक प्रेजेंट है। क्वेश्चन में देगा नहीं वो, अगर रिस्क बोलेगा तो। और सारे सब में वन वन साइकिल लग रही है, बस यहाँ पे मेमोरी एक्सेस में 3 लग रही है फॉर लोड। तो लोड I1 था और I3 था। क्लियर है। और ऑल्सो डिपेंडेंसी भी पता चल गई, I2 डिपेंडेंट है I1 पे, I4 डिपेंडेंट है I3 पे। चलो डायग्राम बनाते हैं। जरा थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे साइकिल चल रही है, CC1 CC2, ठीक है। अब I1 लोड है, I3 लोड है, I2 I3 है ना, I4। अब I1 में फेच गया, डिकोड गया। एक बात है, लोड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, कि एग्जीक्यूशन स्टेज पे हमें, देखो, मैंने जो पिछला एग्जांपल दिखाया था यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर दिखाया था ना तुम्हें, ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूशन से तुरंत हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंटरमीडिएट आउटपुट ले ले रहे थे, है ना, डिकोड में। मगर क्योंकि यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड था, तब तो चलेगा। मगर लोड में क्या होता है कि मेमोरी एक्सेस स्टेज पे जाके डेटा आता है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज पे इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। अब इफेक्टिव एड्रेस चाहिए नहीं हमें, है ना, हम इफेक्टिव एड्रेस लेके क्या करेंगे, हमें तो डेटा चाहिए। तो इसलिए हम इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे डिकोड हुआ तो सेकंड वाला फेच कर दिया, है ना, ये तो तुम्हें पता है कि जैसे एक स्टेज जंप होता है। बस ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि कहीं भी सेम स्टेज ना हो, मतलब यही एग्जीक्यूट है तो कोई और एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, ठीक है, वरना स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी हो जाती है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेज में हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस है, तो आईडी चलेगा। और तुम्हें बता रखा है लोड जो है वो 3 साइकिल ले रहा है,
है ना, मेमोरी एक्सेस के लिए। तो एम ए तो थर्ड पे जाके उसको आउटपुट मिलने वाला है, मगर आईडी भी चलता रहेगा क्योंकि उसको अभी तक मिला नहीं है डेटा। ठीक है, आई 1 पे डिपेंडेंट था ना, तो यहाँ पे जाके उसको डेटा मिल गया। अब यहाँ पे डेटा तो मिला, नीचे वाला भी अपना, अब ये आईडी पे कैसे चला जाएगा, क्योंकि रिसोर्स तो आईडी का इसके पास है ना। तो आईडी जब भी मैं बोलूँ डिकोड का, है ना, फेच, तो ये फेच पे रहेगा, फेच 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 सिक्स यहाँ तक, साइकिल तक। फिर जैसे ही मेमोरी एक्सेस के बाद ये राइट बैक करा, ये आईडी के बाद एग्जीक्यूट कर गया। अब एग्जीक्यूट पे चला गया तो यहाँ पे डिकोड पे चला जाएगा, और जैसे ही डिकोड पे गया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 4 आ गई, वो फेच स्टेज पे आ गई। सिमिलरली अब इंस्ट्रक्शन डिकोड एग्जीक्यूट स्टेट पे गया। अब तुम्हें पता है आई 4 डिपेंडेंट है आई 3 पे, तो यहाँ पे भी इफेक्टिव एड्रेस स्टोर है ना। और इसको चाहिए इंस्ट्रक्शन 4 को आईडी स्टेज पे क्या चाहिए, डेटा चाहिए भाई, जो कि इंस्ट्रक्शन 3 से मिलेगा। तो उसने क्या करा, पहले तो अपनी ये लोड की साइकिल 3 बार चलेगी ना, वो चलाई। ये कहाँ से देख रहे हैं हम, ये सब यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, इस हिसाब से चल रहा है। ये बनाना आना चाहिए तुम्हें, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि टोटल 14 साइकिल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आईडी 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 3 टाइम्स रहा, और जैसे ही मेमोरी एक्सेस खत्म हुआ, यहाँ से इसने इनपुट उठा लिया और राइट बैक पे चला गया। उसके बाद ये एग्जीक्यूट मेमोरी एक्सेस राइट बैक, तो 14 साइकिल लगी। समझ में आया ये चीज, आ गया तो ये लो क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और करके दिखाओ ये वाला। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन है। अब देखो यहाँ पे कोई रिस्क पाइपलाइन नहीं कह रहा, है ना, और 4 स्टेज में यानी हाइपोथेटिकल बात हो रही है। फेच डिकोड एग्जीक्यूट राइट बैक, मेमोरी एक्सेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मान के चलो ये यूज टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड इन द पाइपलाइन, ऑपरेंट फॉरवर्डिंग टेक्निक। अब देख रहे हो, रिस्क में तो रिस्क पाइपलाइन में तो मान के चलते हैं कि डेफिनेटली ऑपरेंट फॉरवर्डिंग हो रहा होगा, और यहाँ पे अब क्योंकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो तो बताया गया है, is used as an enhancement या optimization to handle data hazard को handle करने के लिए। तो all the instruction are spending one cycle on all the stages। सारी इंस्ट्रक्शन एक एक साइकिल ले रही है, मगर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन टेक्स 3 साइकिल एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन टेक 5 साइकिल ऑन एग्जीक्यूट स्टेज। याद आया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने लोड के लिए करा था कि वो मेमोरी एक्सेस में 3 3 साइकिल ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी थोड़ा एडवांसमेंट है, वो चीज करके तुम टेबल बनाना। उसके बाद ये 4 इंस्ट्रक्शन दे रखी है, डिवाइड R0 R1 R2। और यहाँ पे देखो कहीं अगले वाले में देख रहे हो डिपेंडेंसी नजर आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, R2 और R4 है, यहाँ तो R0 था। R3 में गए तो हाँ देखो डिपेंडेंसी आ रही है, तो यहाँ ट्रू डेटा डिपेंडेंसी आएगी। क्लियर, ये यहाँ पे I 1 के साथ नहीं आई, ट्रू तो नहीं है, मगर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनपुट हमें R0 और R3 वाला देख रहा है। फिर R4 के साथ देखा तो हाँ, R4 इनपुट में है और R3 का वो आउटपुट है, तो यहाँ पे भी ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितनी साइकिल रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द कोड विद ऑप्टिमाइजेशन। और देखो मैं बोल रहा था ना कि अगर बिना हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के करते तब क्या होता, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी साइकिल बच जाएंगी। ठीक है, जो खुद से कर सकता है वो कर लो पॉज करके, वरना जो नहीं नहीं जो देखना चाहता है डायरेक्टली आंसर वो देख लो। तो पहला तो है हाइपोथेटिकल सिनेरियो, सेकंड है 4 स्टेज पाइपलाइन। क्वेश्चन दे रखा है I 1 I 2 I 3 I 4, 4 इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, और बोला गया है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है 5 लेती है साइकिल, एग्जीक्यूट स्टेज पे तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 लेती है साइकिल, लिखा है ना 3 साइकिल, तो यहाँ एग्जीक्यूट स्टेज पे 3 लिख दिया, बाकी सब सेम है। और साथ में पता चला कि I 4 डिपेंडेंट I 3 पे, I 3 डिपेंडेंट है I 2 पे, और ये रिसोर्सेस। ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स। तो हमने क्या करा, विद विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग देखते हैं पहले। I 1 I 2 I 3 I 4 बनाया, CC1, है ना। अब फेच गया, उसके बाद डिकोड। यहाँ पे टोमो सोलो लगेगा तो इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे डिकोड पे आया तो यहाँ इंस्ट्रक्शन 2 फेच पे आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जीक्यूट चलने वाला है यहाँ पे 5 बार, क्योंकि डिवाइड है। ठीक है, नहीं याद है तो यार याद कर लो, पहले तो डिवाइड है, याद मतलब आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा ना मेरे को। डिवाइड के लिए 5 बार, मल्टीप्लाई के लिए 3 बार, क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी सब एक एक है। क्लियर, चलो। हाँ, तो एग्जीक्यूट 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 5 बार चला दिया। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच, यहाँ से डिकोड। अब ये जो है डिपेंड है क्या, I 2 I 1 पे, नहीं है। I 2 I 1 पे कहीं डिपेंड नहीं है, I 3 I 2 पे और I 4 I 3 पे है। तो सेकंड में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद
आना चाहिए था एग्जीक्यूट स्टेज, मगर वो किसने पकड़ रखा है, आई वन ने पकड़ रखा है। मैं स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि रिसोर्स एक ही है, तो इसलिए इसको भी वेट करना पड़ेगा। तो आईडी 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 वेट करा। जैसे इसकी 5 बारी खत्म, इसने आ गया राइट बैक पे, क्योंकि ये 4 स्टेज पाइपलाइन थी, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद ये जैसे ही राइट बैक पे आया, ये एग्जीक्यूट स्टेज पे आ गया। अब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई 3 बार चलता है, एग्जीक्यूट 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 3 बार, है ना। तो ध्यान रखना, साथ ही साथ जैसी आईडी यहाँ आईडी पहुंचेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थर्ड जो है अपना फेच पे आ जाएगा। ये असाइनमेंट साथ में करते रहना, ठीक है। तो ऐसे मत करना कि पहले एक लाइन पूरी बना दी। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि फ्लो रहता है सही, है ना। तुम जब भी ध्यान देना कि देखो, अब इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, अब यहाँ पे डिकोड हो नहीं सकता, क्योंकि वेट कर रहा है। तो ये भी फेच, ये भी फेच, ये भी फेच, ये भी फेच। अब यहाँ पे जैसे ही आईडी से ई एक्स पे गया, तो यहाँ पे आईडी खाली हो गया, तो इसको मिल गया। अब तुम्हें पता है डिकोड जो है मांगता है, टोमोसोलो की वजह से मांगता है कि अपना जो जिस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, आई टू पे डिपेंड है। अब आई टू जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके देगा सामान। एग्जीक्यूशन स्टेज खत्म होने का वेट करते हैं, तो देखो यहाँ जाके ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, क्योंकि हम विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूट स्टेज से जाके मिल गया हमें सामान। सामान मतलब वही इंटरमीडिएट आउटपुट। अब उसके बाद जैसे आईडी को मिला, आगे बढ़ के ये तो राइट बैक हो गया, ये एग्जीक्यूट स्टेज पे आ गया। मगर ध्यान देना कि आईडी जैसे ही एग्जीक्यूट स्टेज पे आएगा, ये आई एफ से, क्योंकि आईडी पे यहाँ पे आई एफ आ गया था ना, कि आईडी पे आ जाएगा। क्लियर है, इसको रिसोर्स मिल जाएगा। तो ये डिपेंडेंट है आई थ्री पे। तो यहाँ अच्छी बात ये है कि एग्जीक्यूट स्टेज जो है यहीं पे आ गया, तो इसने इजीली सामने वाले से ही मांग लिया, बफर से ही। तो ये राइट बैक हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट राइट बैक हुआ, तो टोटल 13 साइकिल लगी। क्लियर होता है। अब विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग देखते हैं, तो जरा देखो, आई वन आई टू तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी थी नहीं। डिपेंडेंसी तो आई थ्री से आई ना। तो देखो जरा, आई थ्री में देखो, आई एफ एग्जैक्टली सेम चला। अब यहाँ पे आईडी पे पहुंच गए हम, आईडी पे पहुंच गए हम, ये आईडी अब एग्जीक्यूट स्टेटमेंट का खत्म होने का वेट कर रहा था, है ना, 3 साइकिल में। ऊपर देखो, यहीं से उसको मिल जा रहा था इंटरमीडिएट आउटपुट, इस बफर से मिल रहा था। मगर यहाँ बफर नाम की चीज तो है नहीं, है ना। जिसे बोलते तमीज नाम की चीज नहीं है, वैसे ही बफर नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 3 बार तो चला आईडी आईडी आईडी, है ना। तो 3 बार तो चला, मगर उसके बाद भी उसको चलना पड़ा। ऐसा देखो, राइट बैक में जाके स्टेटस वन होता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि, तुम ऐसे मत सोचना है कि राइट बैक हुआ और राइट तुरंत क्यों नहीं दे रहा है इसको यहाँ पे, कि अगली स्टेज पे जाके रीड क्यों कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। देखो, एक साथ रीड और राइट नहीं हो सकते, समझ में आया। तो राइट करा, उसके बाद अगले टाइम पे जाके उसने रीड करा। देखो, अगर ऑपरेट फॉरवर्डिंग लगती तो यहीं पे काम हो जाता, जैसे कि यहाँ हो रहा है। यहाँ पे राइट बैक, राइट हुआ, आईडी ने फिर वेट करा उस पर्टिकुलर साइकिल में, और नेक्स्ट में जाके उसने रीड करा। क्लियर है, फिर एग्जीक्यूट करा। नीचे का सीन देखो, ये भी पहले तो यहीं से ले रहा था, ये देखो एग्जीक्यूट से आईडी बफर बफर से ही मिल रहा था। ये आई थ्री पे डिपेंडेंट है ना, तो पहले डब्ल्यू बी वन लाएगा स्टेटस, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेट करेगा, सेकंड पे जाके रीड कर पाएगा, तो आईडी दोबारा आएगा। फिर ई एक्स और डब्ल्यू बी, तो टोटल 17 साइकिल, और 4 जो है साइकिल बच गई, यूजिंग ऑपरेट फॉरवर्डिंग टेक्निक। क्लियर है। कंट्रोल डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं, दैट इज द थर्ड वन। डेटा देख लिया हमने, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी। ये कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या कहता है? Control dependency will be occurred in a pipeline when the transfer of control instruction are executed in the pipeline. ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम सेगमेंट है, ये काउंटर है हमारे पास, ठीक है, 1000 पे प्रोग्राम काउंटर। ये इंस्ट्रक्शन 1 2 3 पे गई, जंप स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये फॉलिंग पाथ और फॉल थ्रू पाथ कहते हैं इसको। अब आई थ्री में जंप स्टेटमेंट है, 2000 पे जाओ, तो आई फोर अगला स्टेटमेंट था, मगर जंप होने की वजह से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। आई थ्री ने जंप, कंडीशनल जंप तो है नहीं कि कोई कंडीशन लगेगी, है ना, इजिली तुरंत लग जाएगा जंप। तो 2000 पे ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो ब्रांच निकली है, BI1 BI2, ये टेकन पाथ। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट सेगमेंट क्या आ रहा है, आई वन के बाद आई टू के बाद आई थ्री। आई थ्री में जंप होने की वजह से BI1 और BI2, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस, है ना। जंप हो गया तो यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, क्योंकि बोला है 2000 पे, 2000 पे आ गया। अब तुम्हें याद होगा कि इंस्ट्रक्शन फेच माइक्रो प्रो, ये सब हमने देख रखे थे, ठीक है। एक बार दोबारा जाके देख लेना वीडियो, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर MAR और
एड्रेस ऑफ एम ए आर एम बी आर जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, और थर्ड टाइम पे एम बी आर से आई आर जाता है ना। तो ये चीज हमारे पास आउटपुट एक्सपेक्टेड है, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि आई एफ क्या, आई एफ पे यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 1001, स्टार्ट हमारा 1000 से हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है ना, मतलब क्वेश्चन के एग्जाम्पल में 1000 से हमने स्टार्ट करा है ना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वन के लिए। अब तुम्हें पता है प्रोग्राम काउंटर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वैल्यू रख लेके रखता है, तो आई एफ से आई डी गया, अब आई डी पे नीचे आई एफ आ गया, तो ये हमारे पास 1002 हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस वाला है ना। अब यहाँ से आईडी पे गया, ये एग्जीक्यूट स्टेट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे आईएफ आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन 3 के लिए। क्लियर। अब बाकी सब तो नॉर्मल चल रहा है, मगर आईएफ के बाद यहाँ पे आईडी जैसे ही पहुंचा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 3 बोल रखा है कि हमारे पास अनकंडीशनल टीओसी है, टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जैसे डिकोड करके देखा तो हमारे पास जंप स्टेटमेंट निकली, जो कि 200 पे प्रोग्राम काउंटर को करना चाहती है। तो कायदे से तो प्रोग्राम काउंटर हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, जैसे ही आईडी स्टेज पे पहुंचेगा हमारा आई फोर एग्जीक्यूट होगा, आई फोर एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम काउंटर 104 कर देगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 104 से हटके 2000 हो जाएगा, जो कि अनकंडीशनल जंप थी। क्लियर। ठीक है भाई, 2000 हो गया, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे देखो, आईडी के बाद वो एग्जीक्यूट पे गया, यहाँ पे आई एफ के बाद वो आईडी पे गया, और क्योंकि प्रोग्राम काउंटर बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे 2001 हो गया, 2000 कर दिया था ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट वाले के लिए रहता है, और ऐसे ही करके चलता रहा। एक कैच यहाँ पे आ गया कि हमारा आई फोर को रोकने वाला कोई नहीं दिखा, है ना। एक चीज नोटिस करी तुमने, क्योंकि तुम्हें पता है ओवरलैपिंग हो रही है ना। जैसे ही आईडी आईडी चल रहा है, तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इंस्ट्रक्शन फैच आ जा रहा है इसके पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास। तो हमारे पास आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, बी आई वन बी आई टू चला, तो अनवांटेड हो गई क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास था ही नहीं आई फोर। तो ये अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज डिफरेंट एंड प्रोग्राम आउटपुट इज अनसेफ, प्रोग्राम का आउटपुट भी अनसेफ हो गया। मान लो कि आई फोर में कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है ऐसा कि जो इफेक्ट कर रहा है आगे ब्रांच इंस्ट्रक्शन को, है ना, तो आउटपुट एकदम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कहाँ कंट्रोल डिपेंडेंसी आ रही है। तो इन द अबव एग्जीक्यूशन, जो कि मैंने ये दिखाया, above execution sequence unwanted instruction executed in the pipeline, तो unwanted instruction bring unwanted behavior in the program output, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंट्रोल डिपेंडेंसी। समझ में आया। टू हैंडल द कंट्रोल डिपेंडेंसी, फ्लश ऑपरेशन, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं फ्रीज ऑपरेशन, जो भी बोलो, तो फ्लश या फ्रीज ऑपरेशन क्या है, एनओपी। एनओपी मतलब नो ऑपरेशन। क्लियर है। एनओपी एक जो है अ, जैसे जंप जंप के लिए जेएमपी बोलते हैं ना, वैसे एनओपी इंस्ट्रक्शन है, इज इंसर्टेड आफ्टर जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एनओपी यूज होती है आफ्टर जंप इंस्ट्रक्शन टू सस्पेंड द अनवांटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लॉजिकली देखो, जैसे कोड विद फ्लश ऑपरेशन अगर हम देखें, आई वन आई टू आई थ्री तो हो गया, मगर आई थ्री के बाद आई फोर नहीं आएगा, यहाँ पे फ्लश ऑपरेशन आ जाएगा। फ्लश फ्रीज या फिर एनओपी बोलो, ये डिले के काम आती है, डिले करवाती है। देखो कैसे, डिले मतलब देरी करवाना। क्या अच्छी बात है नहीं ना, मगर क्या गलत आउटपुट आने से तो बढ़िया है कि थोड़ा रुकना पड़ जाए, आउटपुट तो सही लाओ कम से कम। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन फोर चले ही ना, इसलिए थोड़ा डिले करना पड़ता है। एनीवेज, उसके बाद आई फोर आई फाइव है, फिर बी आई वन बी आई टू है। तो यहाँ देखो, इंस्ट्रक्शन वन सेम, सब कुछ सेम चला, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से। क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो आई वन प्रोग्राम काउंटर वही बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर जगह पे आई थ्री पे, क्योंकि आई थ्री है फसाद की जड़, तो क्योंकि जंप इंस्ट्रक्शन यहीं पे है, तो अनकंडीशनल टीओसी, है ना। प्रोग्राम काउंटर 1004 होना था, क्योंकि 1003 था, तो यहाँ पे एनओपी जो है वो तब तक आ जाएगा, है ना। तब तक हमारे एग्जीक्यूशन उसने शुरू कर दिया अपना, फेच पे आ गया है वो प्रोग्राम काउंटर 1004, 1004 को उसने करा 2000, सही बात है। तो 2000 पे जो था वहां पे वो नेक्स्ट पे आने लग गया, तो एनओपी के बाद आया वो। क्लियर है। अब सब कुछ चल रहा है, बस बीच में एनओपी आ गया है, तो देख रहे हो आई वन आई टू आई थ्री एनओपी आ गया है। एनओपी यानी नो ऑपरेशन या डिले ऑपरेशन। तो ये अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, सही बात है, मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये कुछ नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, आई थ्री के बाद बी आई वन बी आई टू जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस या सेगमेंट इज डिफरेंट, बट प्रोग्राम इज सेफ।
है ना। कहने का मतलब है कुछ करता नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं लाता, बस ये समझना। तो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, डिले इंस्ट्रक्शन है, स्टॉल कह लो इसको, कंट्रोल हैजार्ड कह लो, या ब्रांच पेनल्टी कह लो। ब्रांच पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ इसके बारे में, समझ में आया। इसने कुछ नहीं करा, टाइम वेस्ट करा, मगर गलत आउटपुट नहीं लाया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 4 कुछ भी हो सकती थी, वो तहस नहस कर देती सब कुछ, है ना, अगर वो चल जाते तो इसलिए हमने एनओपी लगाया। अब कितने एनओपी लगाए, यहाँ पे तो एक ही की जरूरत पड़ी। क्या ज्यादा की भी पड़ सकती है? हाँ, ज्यादा की भी पड़ सकती है। देखो, पहली बात समझ लो, नंबर ऑफ स्टॉल्स क्रिएटेड इन अ पाइपलाइन ड्यू टू अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ब्रांच पेनल्टी। दोबारा बोलता हूँ, स्टॉल मतलब वही देरी, डिले हो रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टॉल्स होते हैं पाइपलाइन में ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से, उसको ब्रांच पेनल्टी कहते हैं। ब्रांच पेनल्टी डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टारगेट एड्रेस इन द पाइपलाइन। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एनओपी आ गया, क्योंकि हमें पता था कि नेक्स्ट स्टेज पे ही हमको आउटपुट मिलने वाला है बफर से, है ना, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग तो चल ही रही है, बफर से मिल जाएगा आउटपुट। तो इसलिए हमने, मान लो कि अगर आउटपुट मिलने में टाइम लगता, तो मान लो कि ये जैसे इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि जंप स्टेटमेंट थी तो इंस्ट्रक्शन डिकोड में हमको टाइम नहीं लगा, और मान लो लोड होता तो वो तो आगे तक जाता, या कोई ऐसा होता कि फिफ्थ स्टेज में जाके काम कर रहा है, मतलब फिफ्थ स्टेज में जाके हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, तो तब तक तो बहुत देर हो जाती, है ना। तो एनओपी तो एक बार होता, फिर I5 I6 वगैरह भी आ जाते लूप में, वो भी अपना इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड डाल देते अपना, है ना। तो इसलिए हमें एनओपी जो है, नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोड में काम हो जा रहा है, मान लो एग्जीक्यूट पे होता तो पता नहीं चलता, तो तब तक नेक्स्ट और आ जाती, है ना। तो 2 बार एनओपी लगाने पड़ते हैं। तो एनओपी जो है वो डिपेंड करता है हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन पे, या ब्रांच इंस्ट्रक्शन, या ब्रांच पेन, एनओपी मतलब ब्रांच पेनल्टी, बता दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टारगेट एड्रेस, एड्रेस कब मिल रहा है। तो ब्रांच पेनल्टी क्या होगा, इज इक्वल टू एट व्हाट स्टेज टारगेट एड्रेस अवेलेबल -1। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में टारगेट एड्रेस मिल रहा था हमारे पास डिकोड फेज पे, दैट इज सेकंड, तो 2 - 1, तो यानी हमें सिर्फ एक एनओपी की, एक ब्रांच पेनल्टी की जरूरत पड़ी। समझ में आया, टारगेट एड्रेस अगर हमारा एग्जीक्यूट स्टेट पे यानी थर्ड पे मिलता तो 3 - 1, तो हमें 2 एनओपी की जरूरत पड़ती। क्लियर है। तो एट वर्स्ट स्टेज टारगेट, कौन से स्टेज पे टारगेट एड्रेस मिल रहा है, -1। रिस्क पाइपलाइन में ब्रांच पेनल्टी हमेशा 1 होगी, क्योंकि टारगेट एड्रेस अवेलेबल होगा सेकंड स्टेज पे, रिस्क में ये होता है, ठीक है। तो इन द हाइपोथेटिकल पाइपलाइन, क्योंकि क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं, तो टारगेट एड्रेस जो होता है वो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो हमें स्टेज नंबर दे रखा है कि टारगेट एड्रेस जो है वो 7 स्टेज पे मिल रहा है, तो जो भी स्टेज होगा उसको -1 कर दो, वही हमारी ब्रांच पेनल्टी हो जाएगी। या स्टेज का नाम दे रखा है कि मेमोरी एक्सेस स्टेज पे है, तो क्या करोगे, हमें पता है फेच, फिर डिकोड सेकंड हो गया, थर्ड पे एग्जीक्यूट, फोर्थ पे मेमोरी, यानी 4 की बात हो रही, तो 4 - 1 एट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। या कभी ऐसे होता है, देखो, कभी नहीं पता होता ना, तो लास्ट में जाके तो सब मिलने ही वाला है। ये तो ऑब्वियस बात है ना कि राइट बैक फेज के बाद तो हमें डेटा मिल ही जाएगा। तो ऑल द इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस थ्रू ऑल द स्टेजेस, तो लास्ट स्टेज नंबर कौन सा है, अब जैसे राइट बैक है तो 5 है, वो 5 - 1 4, तो ब्रांच पेनल्टी 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ अच्छा, ये तो हो गई ब्रांच पेनल्टी की बात। अब नंबर ऑफ स्टॉल्स फ्रॉम द ब्रांच ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कैलकुलेटेड एज, ब्रांच पेनल्टी अगर आ गई और कितनी फ्रीक्वेंसी है ब्रांच की, मान लो 20 ऐसे ब्रांचेस बन रही हैं, तो 20 इंटू ब्रांच पेनल्टी जो भी आएगी, 3 4 जो भी आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना हमारे पास टॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो यही था हमारा कंट्रोल डिपेंडेंसी, होप समझ में आया होगा।